तो सर्कल हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्लास, ये तो चूंकि हम एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 11 का जो सर्कल तुम लोग पढ़े हो, जो बेसिक है, उसको हम सरफेस नॉलेज की तरह डील करते हुए चलेंगे आज, जो जरूरी है। उसके बाद बाकी डिटेल स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो पहला बात तो सर्कल एक कर्व है, 2 डायमेंशनल कर्व, जिसको हम लोग डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं। दिस इज द, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन सच वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट से सी इज ऑलवेज कांस्टेंट से आर। अगर सी का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है और इस पी जो वेरिएबल पर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो अल्फा बीटा से एक्स वाई का डिस्टेंस, जो एक्स वाई कोई भी पॉइंट हो सकता है इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे, उससे इसका डिस्टेंस हमेशा आर यूनिट आएगा। ये तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू आर करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है। मतलब व्हेन सेंटर एंड रेडियस आर गिवन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल सिंपली। अगर मान लो कि सेंटर का सेंटर पाथ 5,1 है और रेडियस 2 यूनिट है, द इक्वेशन विल बी x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 2 स्क्वायर 4। ये हमारा हो गया आंसर। अब एक बार इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपैंड करते हैं, यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं इधर लाके। इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। मतलब एक सर्कल के इक्वेशन में हम देखते हैं कि एक सर्कल का इक्वेशन जनरली सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है और इसमें एक्स इंटू वाई का टर्म एब्सेंट होता है। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होता है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन कुछ इस तरह का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये पूरा ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से देखो तो, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को। ये किसी सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक से किसी सर्टेन कंडीशन में को फॉलो करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड ऑल दिस, जो भी हो। फॉर सर्कल, सर्कल के लिए इसमें कंडीशन है कि ए और बी सेम होना चाहिए और दूसरा h का वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए, तभी तो एक्स वाई का टर्म स्टैंडर्ड हो जाएगा। मतलब इन एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल एंड देयर विल बी नो x इनटू y टर्म। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से हम अगर जनरल इक्वेशन पता है तो सेंटर रेडियस कैसे निकालेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद आराम से सेंटर रेडियस निकल जाएगा। अगर हम किसी इक्वेशन ऑफ सर्कल को इस फॉर्म में लिखते हैं तो अल्फा बीटा उसका सेंटर होता है और आर उसका रेडियस होता है, ठीक है, आर उसका रेडियस होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आर इज रेडियस। चलो हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, वेरी इजी। 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy, हम गैप किस लिए छोड़ रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे जी स्क्वायर ऐड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हम एफ स्क्वायर ऐड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी एफ ऐड कर दे जी स्क्वायर और सी को इस साइड लेके चले आए, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस जी होल स्क्वायर एंड प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस रूट ओवर ऑफ दिस होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर। सो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस जी माइनस एफ, वेरी इजी, एंड रेडियस हमारा हो गया रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे देखो इसको लिखेंगे x माइनस माइनस जी, एक्चुअली इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर, तभी फॉर्म पे आएगा ना, y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा आर स्क्वायर है, तो आर की जगह वो वैल्यू है और सेंटर की जगह पे माइनस जी माइनस एफ है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द सेंटर of the
सर्कल ऑफ एनी सर्कल, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स का टर्म है ना, उसके कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करेंगे तो सेंटर का एब्सिसा निकलेगा। वाई के कोफिशिएंट का हाफ करके साइन चेंज करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो पेयर फॉर्म में लिख देंगे तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा सेंटर का। और कोऑर्डिनेट का जो सेंटर का जो वैल्यू आएगा, इसका स्क्वायर करके जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, उसके बाद सी इस टर्म को माइनस कर देंगे। इसमें भी कुछ कंडीशंस है, इसमें भी कंडीशंस है। वो कंडीशन ये है कि सपोज करो कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो अगर ले लें, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो पॉजिटिव है, तो ये हमेशा एक रियल सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ऐसा हर कोई इक्वेशन हमेशा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब इस अलजेब्रिक इक्वेशन को हम प्रैक्टिकली प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो कोई जरूरी नहीं कि सर्कल ही बनेगा हर समय। हो सकता है कोई कोई केस में अलजेब्रिक इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट तो कर रहा है बट सर्कल प्लॉट नहीं हो पा रहा। ऐसा कब होगा जानते हो? जब जी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव आएगा था, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब वो रियल नंबर नहीं है, यानी देयर विल बी नो रियल रेडियस। यानी वैसे सर्कल को हम लोग इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं। ज्योमेट्रिकली वो एक सर्कल का, वो अलजेब्रिकली वो सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट प्रैक्टिकली हम लोग एक सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते। उसी तरह अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो हो जाए, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट सर्कल, मतलब एक सर्कल जिसका रेडियस जीरो होगा। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो हो गया, मतलब देयर इज नो रियल सर्कल, इसको हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी सर्कल। सो ये कंडीशन है अंडर विच मतलब द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रियल सर्कल, द पॉइंट सर्कल एंड द इमेजिनरी सर्कल। ये हो गया हमारा एक कंसेप्ट। अच्छा, इसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखें तो x और y, यहाँ पे जो हम इक्वेशन लिखे हैं ये वाला, ध्यान से देखो ये वाला जिसमें हम r यूज किए हैं नीचे में, यहाँ पे इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इफ सपोज हम x प्लस जी को r cos थीटा लें और y प्लस एफ को r sin थीटा लें, तो इनको स्क्वायर करके ऐड करने पे ये चेहरा मिल जाएगा, वेयर थीटा इज वेरिएबल पैरामीटर। थीटा इज वेरिएबल पैरामीटर। So x can be written as minus g plus r cos theta and y is minus f plus r sin theta. एक्स वाई है था क्या भाई? एक्स वाई क्या था? इट इज an arbitrary point on the circumference of this circle. कोई भी आर्बिटरी पॉइंट है, मतलब वेरिएबल पॉइंट है। अब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहा? थीटा के ऊपर में। So theta is called variable parameter, and this equation is called parametric equation of circle. Parametric equation of circle. Parametric equation of circle का यूज बहुत ही काम का है। कारण क्या है कि जब किसी पॉइंट को हमको अज्यूम करना पड़ता है किसी सर्कल के ऊपर में, तो हम लोग जनरली पैरामीटर फॉर्म में लेते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में इसलिए लेते हैं कि हमको वहां से वेरिएबल का जो बर्डन है ना वो कम हो जाता है। सिर्फ एक ही वेरिएबल पैरामीटर होता है, थीटा या फाई या अल्फा, व्हाटएवर जिसके टर्म में हम लोग लेंगे। इसलिए एनी पॉइंट ऑन द सर्कल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा कॉमा माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा ऑफ दैट सर्कल जो ऊपर में दिया हुआ है। ठीक। सिमिलरली दूसरा पार्ट हम लोग आते हैं, मतलब सर्कल के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए सेंटर और रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक सर्कल का सेंटर और रेडियस पता है तो इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग, और अगर इक्वेशन पता है तो सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन पता है तो सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अभी हम लोग इतना समझ चुके हैं कि दिया हुआ सर्कल का सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं, और अगर किसी सर्कल का सेंटर रेडियस दिया हो तो उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज, इस इक्वेशन में हम लोग जनरली ओरिजिन को सेंटर ले लेते हैं, बस और कुछ नहीं। ओरिजिन को सेंटर ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए P x, y, और इस डिस्टेंस को a ले लेते हैं।
तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर सेम एज is equal to radius square, or you can say x square plus y square is equal to a square. This is the standard equation of circle. इसको देख के हमको ये फील होना चाहिए कि एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस उसका ये यूनिट है। अब अगर मान लो ये थीटा है तो ये जैसे जैसे मूव करेगा पॉइंट वैसे वैसे थीटा वेरी करेगा। हम लोग यहाँ पे x को क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा एंड y is equal to a sin थीटा। सो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया and a cos theta comma a sin theta be any point on the circle, be any point on x square plus y square is equal to a square। अगर हम लोग प्रॉब्लम में कोई पॉइंट अज्यूम करना पड़ता है तो हम a cos theta comma a sin theta अज्यूम करते हैं, तो कन्वीनियंट होता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का सर्कल का कंसेप्ट। सर्कल होता क्या है, उसका डेफिनेशन, सर्कल का इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन दे देगा या पर्टिकुलर केसेस दे देगा, पर्टिकुलर कंडीशन दे देगा, उस कंडीशन को फॉलो करके हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं। जनरली हम लोग को सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको रेडियस और सेंटर पे फोकस करना पड़ता है, कैसे भी करके रेडियस और सेंटर पता चल जाए दिए हुए इंफॉर्मेशन से। अब सपोज करो एक हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सर्कल के दो डायमीटर का इक्वेशन दे दिया, मान लो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और एक दूसरा डायमीटर दे दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। दो डायमीटर का इक्वेशन दे दिया और बोला है, और ये सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है -1,3 -1,3। तो बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। दैट मीन्स अगर हम दोनों डायमीटर को सॉल्व करें, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो ये सेंटर मिल जाएगा। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम, जो भी है तुम लोग कर लोगे। ये सेंटर के लिए मिल जाएगा, और जब सेंटर मिल गया तो एक पॉइंट सर्कल के ऊपर में दिया हुआ, इससे इसका डिस्टेंस निकालेंगे, रेडियस मिल जाएगा। अब सेंटर और रेडियस मिल गया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगा। बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस देता है जो हम सर्कल इक्वेशन निकालें। मतलब अभी तुम लोग के बेसिक प्रॉब्लम में ज्यादातर इसी टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा जहां पे तुमको सेंटर और रेडियस को फोकस करना पड़ता है। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जो हम लोग का है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्सिस। अब एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मे बी बोथ। हम अलग अलग इसमें क्या दिया हुआ रहेगा, सर्कल का सेंटर दे देगा, सर्कल का सेंटर दे देगा, बस रेडियस नहीं देगा। लेकिन चूंकि एक कंडीशन दे दिया है कि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो जरूर वहां पे पहला सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस या सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस। मान लो हम यहाँ पे एक्सिस प्लॉट कर रहे हैं, कोई सर्कल एक्स एक्सिस को ऐसे टच किया, एक्स एक्सिस, और सेंटर इसका दिया हुआ अल्फा कॉमा बीटा। तो जो बीटा का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब ऑर्डिनेट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मॉड बीटा इज द रेडियस ऑफ सर्कल। मैंने मॉड क्यों लिया, क्योंकि सर्कल ऐसे भी तो टच कर सकता है यार, ऐसे भी तो टच कर सकता है। अब क्या मान लो ये पॉइंट अगर अल्फा बीटा है तो इसका अल्फा भले पॉजिटिव है लेकिन बीटा नेगेटिव है, लेकिन रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग बीटा को लेके मॉड ले लेंगे। सो दिस इज व्हाट मॉडुलस ऑफ बीटा। इसको स्क्वायर करेंगे तो बीटा स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x प्लस 2 माइनस 2 बीटा y प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल 0। एक तुम लोग को सिम्टम बता रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लोगे। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ
का जो स्क्वायर होगा वही हमारा सी का वैल्यू होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। इस जनरल इक्वेशन में अगर तुमको ये देखने मिल जाए कि जी स्क्वायर इक्वल टू सी है, मतलब सी का वैल्यू जी के स्क्वायर की इक्वल है, देन सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। कितना बढ़िया सिम्टम है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये हर कोई ऑब्जर्व करेगा तो पता चल जाएगा। सो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है, तो एक कंसेप्ट हमारे सामने आ गया कि ये सर्कल एक्सेस को टच कर रहा है, क्या पता उसी से हम लोग को आगे प्रोसीड करने का एक बहुत बड़ा रास्ता मिल जाए, ऐसा हो सकता है। सेम हैपेंस विद सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, इसको डील करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सर्कल टचिंग वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस को कोई सर्कल टच कर रहा है लाइक ऐसे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा, इसका मॉड अल्फा इसका रेडियस हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो हम लोग बोल सकते हैं इन, so suppose you are given by the general equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, and the given condition f square is equal to c, and if f square is equal to c, then circle touches y axis. What happen if g square is equal to f square is equal to c? Then circle touches both the axis. Circle touches both the axis. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हम दिखा देते हैं सर्कल टच बोथ एक्सिस में एक और स्पेशल केस आएगा, उस केस को हम लोग डील कर लेते हैं। टचेस बोथ द एक्सिस। देखो इसमें एक कंडीशन मिलेगा, स्पेशल कंडीशन। मान लो मैंने सर्कल बनाया जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो एस जानते हो क्या होगा, इसका एब्सिसा और कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट सेम होगा। अब इसका कन्वर्स को सही मत मान लेना कि कोई सर्कल का अगर एब्सिसा ऑर्डिनेट सेम है तो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं, इसका एब्सिसा ऑर्डिनेट सेम होगा और जो एब्सिसा ऑर्डिनेट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही उसका रेडियस होगा। हम तुमको दिखा रहे हैं एक सर्कल ए रहा, देखो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट सपोज 5,5 है, बट इसका रेडियस 1 यूनिट है, तो ये क्या दोनों इसको टच करेगा? नहीं, 5,5 है और रेडियस भी अगर 5 होगा तब टच करेगा। तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई। 2 यहाँ पे बीटा न लिख के अल्फा लिखेंगे क्योंकि हमारा अल्फा तो यहाँ पे सेम है, 2 अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। yeah, very important. So g square equal to f square equal to c। अच्छा, ये सब जो सर्कल का स्टडी है ना, हम लोग बहुत आराम से इससे पढ़ सकते हैं, क्या नाम है, प्लेन ज्योमेट्री से भी। हम एक चीज दिखा रहे तुम लोग को, अल्टरनेटिव मेथड, इसका डेरिवेशन कैसे जी स्क्वायर इक्वल टू एफ होने से क्या होता है। सपोज करो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका इक्वेशन ये है जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब ये हमारा पॉइंट है माइनस जी माइनस एफ, ठीक है। रेडियस है रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी। यानी कि अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो ए बी कॉर्ड है ना, इसको डिवाइड करेगा। हम लोग पढ़े हैं क्लास 9-10 में कि किसी भी कॉर्ड को सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसको बाइसेक्ट करता है। और ये हमारा रेडियस है जिसका कोऑर्डिनेट है, अरे सॉरी, जिसका लेंथ है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मॉड ऑफ एफ है, मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है एफ। तो ये निकल जाएगा, ये मान लो ए डी है। सो ए डी स्क्वायर क्या होगा बताओ तो, ए डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, सो जी स्क्वायर माइनस सी। सो ए बी इज वॉट, द लेंथ ऑफ कॉर्ड, यहां से लेंथ ऑफ कॉर्ड भी निकल गया। ए बी इज 2 रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए डी, ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए डी। सो ए बी निकल गया। सिमिलरली अगर हम इसको इसको यहाँ पे इसको हम पी क्यू ले लेते हैं सपोज, तो पी क्यू कॉर्ड का लेंथ हो जाएगा 2 रूट ओवर ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड भी निकल गया, देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेप्टेड ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ये, वाई एक्सिस पे ये। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब रिजल्ट याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस एग्जाम में क्विक हम लोग को मेमोराइज करके सॉल्व करना पड़ता है एग्जाम, अरे सॉरी प्रॉब्लम को अप्लाई करना पड़ता है डायरेक्ट। तो इस चीज को ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो जरा, अगर एक्सिस पे, अगर ये मान लो ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर दे, एक्स एक्सिस को, तो कॉर्ड का लेंथ 0 हो जाएगा, मतलब ये चेहरा 0 हो जाएगा। हम इसको अलग कलर से इसको मार्क कर देते हैं, ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। देखो ये बॉक्स में जो कर रहे हैं, अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग 0? जी स्क्वायर माइनस सी 0 मींस जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। एक्स एक्सिस को टच किया तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी, वाई एक्सिस को टच किया तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये रहा, समझ में आया बात? यहां से भी निकल रहा है हम लोग का डायरेक्ट, ऐसे भी हम लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं। कभी कभी पूछता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस ऑफ दिस सर्कल, तो सीधा 2 रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी कर देंगे। अगर वो 0 आ गया तो हम यहाँ से कंक्लूजन पहुंच जाएंगे, यार ये तो टच कर रहा है, जी सी इक्वल टू जी स्क्वायर होने से तो टच करेगा एक्स एक्सिस को। चलो अब फिर सिचुएशन पे डिस्कस करते हैं कुछ कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सर्कल्स टचिंग ईच अदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पूछता है कभी कभी। देखो अगर हम दो सर्कल को प्लेन पे एट रैंडम ड्रॉ करें, तो देयर विल बी 5 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1 possibility is what? Both the circles are separated with each other in this way, and in this way the distance between their center, suppose करो कि दोनों सर्कल का इक्वेशन हमको पता है, तो दोनों सर्कल का इक्वेशन पता मतलब उनके सेंटर्स और रेडियस हमसे दूर नहीं है, तुरंत निकाल लेंगे फटाफट वर्बली। तो उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है, उनको दोनों रेडियाई, मतलब ये जो है हम यहाँ पे अलग कलर से मार्क कर दे रहे हैं, ये जो रेडियस है ये और ये, और उनके सेंटर का बीच का डिस्टेंस मतलब C1 इंटू C1 C2 नॉट इंटू C1 C2 का जो लेंथ है दैट इज ग्रेटर देन द R1 प्लस R2। अगर ऐसा होता है देन सर्कल्स आर सेपरेटेड, ठीक है, सर्कल्स आर सेपरेटेड। सेपरेटेड इन द सेंस मींस दोनों अलग अलग हैं, एंड इन दैट केस देयर विल बी 4 tangents, 2 transverse and 2 common। So very important। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू 2 गिवन सर्कल्स, वो सर्कल ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 समथिंग। हमको क्या चेक करना, उनका पोजीशन चेक करना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, सर्कल्स का पोजीशन चेक करना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। एक चीज और हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे जो क्लास 10 के प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड है। चलो हम 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं तरह का, और ये दोनों सर्कल जो है वो सेपरेटेड है, तो हम इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये सर्कल का टेंजेंट ऐसे जाएगा और यहाँ ऐसे जाएगा, और एक टेंजेंट ऐसे जाएगा जो हम नहीं ड्रॉ कर रहे, ठीक है। एक कॉमन टेंजेंट होगा, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, वो है
डायरेक्ट कॉमन, ये वाला डायरेक्ट है, ये वाला जो रेड लाइन से मैंने यहाँ पे खींचा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंस दोनों। तो अभी हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसका सेंटर है C1, ये इसका सेंटर है C2, इन दोनों को ज्वाइन किए। क्या प्रॉपर्टी है पता है? प्रॉपर्टी ये है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। ये सेंटर्स का नाम हम C1 दिए थे, इसको मिटा देते हैं, C1 दिए थे और इसका नाम C2 दिए थे। पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड द पॉइंट P डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2 इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मतलब अगर इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो इसी रेडियस के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। पहला बात तो P लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग C1 C2, एंड दूसरा P divides the line joining C1 C2 joining C1 C2 in the ratio R1 is to R2 internally. This division is internally डिवाइड करेगा। इसका एक बहुत सिंपल प्रूफ है यार, देखो हम तुम लोगों को दिखा देते हैं। एक ट्रायंगल यहाँ पे नोटिस करना, ये ट्रायंगल देख रहे हो और ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके इक्वल है, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। अरे यहाँ पे सॉरी, इसको तो नहीं लेना है, यहाँ पे राइट एंगल है, इसको मिटा देते हैं, ये राइट एंगल है और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ये जो ये, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर है। इक्विएंगुलर का मतलब दे आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब हो गया C1P का जो रेशियो होगा, C1P रेशियो C2P इज इक्वल टू R1 रेशियो R2, R1 रेशियो R2। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और जो टेंजेंट का लेंथ है ना, जो टेंजेंट का लेंथ उसको भी वो पॉइंट उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। टेंजेंट के लेंथ को देख लो, ये रहा हमारा टेंजेंट का लेंथ, हम इसको नाम दे देते हैं L और M। LM को भी उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सब थोड़ा नोटिस करके रखोगे। अच्छा, अगर यही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, यू कैन इजीली वेरीफाई दैट कि ये जो पॉइंट P है यहाँ पे, ये C1 C2 का लाइन ज्वाइनिंग को यहाँ पे जो आ गया C1 C2 को लाइन एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। R1 R2 के डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन होगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आता है ये। कुछ प्रॉब्लम जब कॉमन टेंजेंट का सम आता है ना, तो उस समय शॉर्टकट में ये काम आता है, कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए, कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता, तो यहाँ पे इसका यूज आता है। चलो, ये तो पहला केस हम डिस्कस किए। दूसरा केस आते हैं हम लोग। दूसरा केस है सर्कल्स टचिंग ईच अदर। नहीं, दूसरा केस सर्कल्स, हम तो पोजीशन ऑफ सर्कल्स पढ़ रहे थे, तो एक काम करते हैं, उसी में हम दूसरा केस डील करते हैं डायग्राम से, कि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो इनके दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो उनके रेडियस के समेशन के इक्वल आएगा। दैट मीन्स C1 C2, the length of C1 C2 is sum of their radii in case touch each other externally, and in that case there will be 3 tangent to the circle, so number of tangent will be 3 common tangent, not tangent number 3 common tangents. थर्ड केस लेते हैं, सर्कल इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दिस इज द थर्ड काइंड। ऐसे केस में क्या होगा, दोनों का जो सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों के रेडियस के
समेशन से छोटा होगा, दैट इज C1 C2 इज लेस देन द सम ऑफ देयर रेडियाई। ऐसे केस में देयर विल बी ओनली टू कॉमन टेंजेंट, देयर विल बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। फोर्थ केस हम लोग डील करते हैं। फोर्थ केस वाज एक सर्कल को दूसरा सर्कल इंटरनली टच करेगा। तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस होगा, ये मान लो सेंटर का डिस्टेंस है, इधर सेंटर का डिस्टेंस जो होगा मतलब C1 C2 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दियर रेडियाई। तो कौन छोटा कौन बड़ा है तो बाद में पता चलेगा, किसको R1 लिए किसको R2 लिए, डिफरेंस ऑफ दियर रेडियाई। और यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट होगा, ये देखो ये वाला। नंबर 5 आ जाते हैं हम लोग। नंबर 5, एक सर्कल के अंदर टोटली लाई कर रहा है दूसरा, तो दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो उनके डिफरेंस ऑफ रेडियस से छोटा होगा, मतलब C1 C2 लेस देन द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। तो क्या होगा, वन सर्कल लाइज इनसाइड द अदर सर्कल, वन लाइज इनसाइड द अदर। ऐसे केस में अगर मान लो एक और कोरोलरी है, अगर C1 C2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2 हो जाए तो ये सिमिलर हो जाएगा इसके इंटरसेप्ट का। C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 इज इक्विवेलेंट टू C1 C2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2। तो ये 5 कंडीशन है, इसमें हो जाएगा नो टेंजेंट्स, नो कॉमन टेंजेंट्स, नो कॉमन टेंजेंट्स, जीरो कॉमन टेंजेंट्स। सो अभी क्या पता चला, एक सर्कल के पोजीशन के अकॉर्डिंग मिनिमम 0 कॉमन टेंजेंट होगा, मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट होगा, 0 1 2 3 4। देयर आर 5 सिचुएशन और हर सिचुएशन पे ये देखा जा रहा है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कभी कभी पूछ देता है, WBJE मेंस में इस तरह में पूछता है। यहाँ पे उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ सर्कल का पोजीशन चेक कर लेते हैं कि सर्कल का क्या पोजीशन है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, और इजिली हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डिफरेंट सिचुएशन ऑफ द पोजीशन ऑफ सर्कल्स। इसके पहले हम लोग पढ़े थे डिफरेंट कंडीशन अंडर विच वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन इट टचेस द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड बोथ द एक्सिस। अब हम लोग थोड़ा सा अब हम लोग आते कॉमन कॉर्ड व्हेन द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी इसमें एक सिचुएशन आया था ना कि जब सर्कल इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को ऐसे, तो यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि व्हाट विल बी दिस सिचुएशन। ये क्या होगा, ये जो ए और बी पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ज्वाइन करने पे एक लाइन बन रही है। दिस लाइन इज नोन एज कॉमन कॉर्ड एंड इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज अ लाइन। और इसका इक्वेशन होगा कैसे निकलता है। सपोज हमारे सर्कल का, इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमको इसका इक्वेशन निकालना है। किसका इक्वेशन, इस लाइन का, कॉमन कॉर्ड का। तो सपोज करो ये जो कॉमन कॉर्ड है दो पॉइंट पे कट कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, या हम x1 y1 ले लेते हैं, x1 y1 एंड x2 y2, ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो दो पॉइंट है ना x1 y1 x2 y2, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले काम करते हैं, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा मतलब यहाँ पे लिखते हैं पहला हम दो पार्ट में कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1x1 प्लस 2f1y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड देन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2x1 नॉट x2 2g2x1 प्लस 2f2y1 प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब मैंने इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट किया, इस इक्वेशन में पुट किया, दोनों में पुट किया, यहाँ भी पुट किए और यहाँ भी पुट किए, तो ये रिजल्ट मिला। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये माइनस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2g1 माइनस g2x1 प्लस 2f1 माइनस f2y1 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट लेते हैं। देखो अब इसी पॉइंट, दूसरा वाले पॉइंट को दोनों इक्वेशन पुट करते हैं, क्या आएगा
x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2g1 x2 to f1 y2 plus c1 equal to 0, and second one is x2 square plus y2 square to g2 x2 to f2 y2 plus c2 equal to 0। अब हम इसको फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं एज यूजुअल, तो यहाँ पे ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा फिर आएगा 2g1 माइनस g2 x2 प्लस 2f1 माइनस f2 y2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। अब हम ये इसको नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 2 ले लो। अब एक हम कहीं इक्वेशन लिख रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज करके ध्यान से देखोगे, रेड कलर में लिख रहे हैं हम। इक्वेशन हम लिख रहे हैं 2g1 माइनस g2 x प्लस 2f1 माइनस f2 y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ये रहा, हम एक इक्वेशन लिखे हैं। स्पेस का कमी होने से यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि पेज चेंज करने पे दिक्कत आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को देखो और 1 को देखो, तो ऐसा लग रहा होगा कि इसको देख के ये फील हो रहा होगा, इसको देख के ये फील होगा कि x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या है? एक्स वाई के टर्म एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक्स वाई का एक लीनियर इक्वेशन है। देखो ना ध्यान से, एक्स वाई का एक लीनियर इक्वेशन है, और इस लीनियर इक्वेशन को यहां देख के समझ में आ रहा है कि x1 y1 एक पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर यहां देख के ये भी समझ में आ रहा है कि x2 y2 एक पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये लाइन इन दो पॉइंट को कंटेन कर रहा है, इसको और इसको कंटेन कर रहा है। अरे भाई, जब ये दो पॉइंट कंटेन कर रहा है, मतलब इस दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये मिला कैसे? अगर हम इस इक्वेशन को S1 से डिनोट करें और इस इक्वेशन को S2 से डिनोट करें इसको, तो हो जाएगा कॉमन कॉर्ड S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। सिंपली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकल जाएगा, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकल जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है? दो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ, और उन दोनों सर्कल के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 1 रखेंगे, या फिर सेम रखेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना तो सेम भी रख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1 1, क्योंकि हम लोग सर्कल का सेंटर और रेडियस जब भी निकालते हैं तो याद रखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 कर लोगे, 1 1। अगर कोई नंबर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो दोनों सेम है, उसी नंबर से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 1 बना लेना, मतलब तब जाके हमारा सेंटर और रेडियस डिस्कस करना। उसी तरह यहाँ पे भी हम पहले 1 1 कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें, सेपरेटेड हो, तो भी तो उनके इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर, अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट करने पर इसी तरह के एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। डेफिनेटली, ये तो नो डाउट सही बात है। तो वो क्या होगा? वो यहाँ तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकला, फिर वो क्या होगा? ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, सुनो, थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। यही तो एडवांस में एक पढ़ाया जाता है, या उसके बारे में बताया जाता है टिपिकली एडवांस के लिए। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी एडवांस में बहुत से जगह पे इसको पढ़ाया जाता है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में इसका डिटेल मिलेगा तुमको। डिटेल क्या, इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट मिलता है। क्या है? अगर मान लो सर्कल सेपरेटेड है लाइक दिस, अब इसका इक्वेशन सपोज S1 है, S1 इक्वल टू 0। हम वही S1 का मतलब वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 x प्लस 2f1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन है S2 इक्वल टू 0। अब अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमको फिर एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा, मतलब कि S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा। तो व्हाट डज दिस लाइन रिप्रेजेंट? नाउ क्वेश्चन अराइजेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये लाइन क्या है? कॉमन कॉर्ड तो होगा नहीं। तो जानते हो, हम लोग अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, या हम पढ़ाई देते हैं थोड़ी देर बाद का क्या है। सपोज यहाँ पे थोड़ा सा कोरोलरी करके हम बता देते हैं एक दूसरे कलर के पेन से आपको, कि अगर मान लो एक सर्कल है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है इक्वल टू 0 है। इस पूरे इक्वेशन को हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन s से। बाहर एक पॉइंट है यहाँ पे,
x1 y1, इस पॉइंट से हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सपोज ये पॉइंट P है, ये T पे टच कर रहा है, तो PT का जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, लेंथ, इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं। PT का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या किए, सेंटर है, सेंटर से इसको ज्वाइन किए और यहाँ पे इसको मिला दिए, सेंटर को C से नाम दे दिए। सेंटर का कोऑर्डिनेट नो जाओ -g-f होगा, P का हम x1 y1 लिए हैं, ये इसका वैल्यू पता है, √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। तो PT निकल जाएगा हमारा। अच्छा, PT इज इक्वल टू क्या होगा, PT इज इक्वल टू होगा, PT स्क्वायर इज इक्वल टू होगा CP स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर, CP स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर। अच्छा, CP स्क्वायर मतलब x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f होल स्क्वायर, अब माइनस CT स्क्वायर मतलब g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ब्रैकेट में। जानते हो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बचेगा, क्योंकि इसमें जो g स्क्वायर आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसमें जो f स्क्वायर आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, g स्क्वायर से कैंसिल f और c बच जाएगा, और PT का वैल्यू इतना आ गया। सो लेंथ ऑफ दिस PT इज व्हाट, इस PT का लेंथ कितना आएगा, इस PT का लेंथ कितना आएगा, इस PT का लेंथ आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं √ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1। इतना काम करते हैं, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन में लिख के आप लोगों को समझाने के लिए लिख देते हैं, ये √ऑफ s होगा, s1 होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ s1, मतलब कि हम इस एक्सप्रेशन को s1 से डिनोट कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को s1 से डिनोट कर रहे हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन, इसको s1 से डिनोट कर, s1 का मतलब हो गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 y1 इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब जो बाहर एक पॉइंट है जिससे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में पुट करेंगे, सर्कल के इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर रूट लेने पर टेंजेंट का लेंथ निकलेगा। अब देखो, रूट ले रहे हैं, रूट के अंदर कोई वैल्यू बैठा रहे हैं तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो भाई सही बात है, एक सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं तो इसका टेस्ट कैसे है, सब कुछ जानते हो, इस पॉइंट को हम सर्कल के इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, तो वो पॉजिटिव आएगा। सर्कल के इक्वेशन में पुट करने पर नेगेटिव आता है तो इनसाइड द सर्कल है, और अगर जीरो आ जाता है तो मतलब ऑन द सर्कल है। तो ये टेस्ट है कि हाउ विल यू चेक दैट अ पॉइंट लाइज आउटसाइड और इनसाइड और ऑन द सर्कल। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लास 11 में तुम लोग पढ़े हो, ये सब को एक बार रिकैप्चुलेट कर लेना क्योंकि सब काम आएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो बाहर है, बाहर से हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो इसको पुट करने पर सर्कल की इक्वेशन में एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, उसका रूट लेने पर टेंजेंट आएगा। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो अभी डिस्कस कर रहे थे, अब हम उस मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर दो सर्कल सेपरेटेड है, ये जो दो सर्कल सेपरेटेड है ऐसे, और हम इन दोनों के इक्वेशन को, मान लो इसका इक्वेशन है s1 इक्वल टू 0 और इसका इक्वेशन है s2 इक्वल टू 0, हम इसके इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 निकाले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वो स्ट्रेट लाइन क्या आएगा, मान लो स्ट्रेट लाइन l आया, वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, l इक्वल टू 0। जानते हो, जरा सोचो कि इस सर्कल के, दोनों सर्कल के अराउंड में, सराउंडिंग में कितने ऐसे पॉइंट हो गए जहां से इन पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, जहां से इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो दोनों लेंथ में इक्वल आएगा, ये और ये दोनों। मान लो पी एक वेरिएबल, मान लो पी एक पॉइंट है जहां से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन दोनों का लेंथ इक्वल आएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट आ गया पी, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए, दोनों लेंथ में इक्वल आ गया। So locus of the point from which the length of tangents on these two circles s1 equal to 0 s2 is called the radical axis, और ये कोई और नहीं होगा, एक लाइन होगा, इसी को हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस। इसका डेफिनेशन है लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच the length of tangent drawn to two given circle are always equal in length, are always equal in length। so जरा सोचो, इसके ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट को तुम x1 y1 ले लो, अज्यूम करो, तो इसके 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 ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, √ऑफ s1, इसके ऊपर क्या होगा, √ऑफ s2, दोनों इक्वल है, यानी s1 इक्वल टू s2, सो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। सो दिस विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। x1 y1 का लोकस जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा,
जो स्ट्रेट लाइन होगा जो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन देगा, मतलब वो कॉमन कॉर्ड नहीं होगा, उसका इक्वेशन भी यही होगा। देखो 2g1g2 x प्लस 2 f1 f2 y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, ये रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है। ठीक है, और एक चीज बता देते हैं, ये हम प्रॉपर्टीज बेस पे बता देते हैं। इसका प्रूफ तो बहुत ही जानकारी की दरकार नहीं है, आप अगर जानना चाहोगे तो इसको हम फर्दर वीडियो में समझा देंगे। अभी तो फिलहाल जो काम का चीज है, सपोज 3 सर्कल ऐसे ऐसे और ऐसे, इसका रेडिकल एक्सिस मान लो ऐसे है, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस ऐसे है, इस दोनों का रेडिकल एक्सिस ऐसे है, तीनों एक पॉइंट से पास करेगा। रेडिकल एक्सिस आर ऑलवेज कंकरेंट, रेडिकल एक्सिस ऑलवेज कंकरेंट। ठीक है, रेडिकल एक्सिस आर ऑलवेज कंकरेंट, तीनों का रेडिकल एक्सिस हमेशा कंकरेंट होगा। अच्छा, ये अगर S1 इक्वल टू 0 है और ये S2 इक्वल टू 0 है और ये S3 इक्वल टू 0 है, तो ये इसका इक्वेशन होगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन होगा S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन होगा S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। अच्छा जरा देखो तो एक बार, S1 माइनस S2 प्लस S2 माइनस S3 अब प्लस S3 माइनस S1, S3 माइनस S1 लिखे हम इसको, S1 माइनस S3 मतलब इसमें 1 मल्टीप्लाई किए, इसमें 1 मल्टीप्लाई किए, इसमें माइनस 1 मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किए, इसमें माइनस 1 मल्टीप्लाई किया, ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ गया 0। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। अगर 3 लाइन कंकरेंट होती हैं तो उसका सबसे बेस्ट टेस्ट यही है कि तीनों को हम लीनियरली कंबाइन करेंगे, मतलब तीनों को हम लीनियरली कंबाइन कर सकते हैं, मतलब उसका रिजल्ट 0 आ जाए, मतलब उनके जो कोफिशिएंट है वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, जो तुम लोग एडवांस मैथमेटिक्स के वेक्टर स्पेस में पढ़ोगे, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब हो गया कि हम पहला लाइन में कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट 3 स्केलर सच दैट द स्केलर इनटू फर्स्ट लाइन, स्केलर इनटू सेकंड लाइन, स्केलर इनटू थर्ड लाइन, देयर कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू 0। और वो कुछ भी हो सकता है, वो अल्फा बीटा का, मतलब वो जो स्केलर्स है वो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो स्केलर्स हम 1 और -1 लिए, इनको मल्टीप्लाई करके उनके एक्सप्रेशन को जब ऐड करो तो रिजल्ट 0 आ जाए, इसका मतलब कंकरेंट है। और इस कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम लोग रेडिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर। सो रेडिकल सेंटर निकालने के लिए हम दोनों कोई भी सबट्रैक्ट करके दो इक्वेशन निकाल लेंगे लाइन का और दोनों को सॉल्व कर देंगे, रेडिकल सेंटर निकल जाएगा। तो रेडिकल एक्सिस कंकरेंट होती है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडिकल सेंटर होता है। एक जानकारी के लिए हम बताएं बस तुम लोग को, इसी एक सिंपल सी जानकारी के लिए। तो हम लोग कॉमन कॉर्ड सीख गए, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और कॉमन कॉर्ड से रिलेटेड ये जो चीज था रेडिकल एक्सिस। अभी इसके बाद तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें हम टैंजेंट नॉर्मल का डिटेल स्टडी पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन और एडवांस वट एवर। ये तो बेसिक कंसेप्ट है इसका सर्कल का। और भी इसमें एक चीज है जो हम बता रहे हैं, जहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तुम्हारा वो क्या नाम है, टेंजेंट नॉर्मल का फाउंडेशन कहां से शुरू हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विथ अ सर्कल, मतलब अ लाइन एंड अ सर्कल। सपोज ये सर्कल का इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम s से डिनोट किए और ये लाइन है सपोज lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। तो पहले तो एक चीज बता दें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकता है। कोई 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, दुनिया भर का सर्कल पास होता है। लेकिन कोई 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर तो उसे एक ही सर्कल पास होगा। तो ये याद रखोगे, याद रखोगे, one and only one circle can pass through 3 non-collinear points। 3 पॉइंट जो ट्रायंगल फॉर्म करे उससे हम एक ही सर्कल पास करा सकते हैं। वो सर्कल कोई और नहीं, उस ट्रायंगल का सर्कमफरेंस होता है, अरे सर्कल होता है, तीनों वर्टिसेस के सर्कमफरेंस पर लाई करता है।
अच्छा, 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो कोई जरूरी नहीं है कि चौथा पॉइंट भी सर्कल पे होगा। अगर 4 पॉइंट सर्कल पे है देन दे आर सेड टू बी कॉन्साइक्लिक। यही होता है, चार हमेशा देखोगे कॉन्साइक्लिक 4 पॉइंट को लेकर देता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया है, चौथा भी उसी तरह का देगा। कॉन्साइक्लिक है कि नहीं, तो हम कोई भी 3 को लेकर सर्कल का इक्वेशन निकालते हैं और चौथा को उस पर पुट करके देखते हैं कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो कॉन्साइक्लिक का कंडीशन है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी है, इसको हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल भी एक तरह से बोलते हैं। यहाँ पे अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि द लाइन Lx plus My plus n equal to 0, Lx plus My plus n equal to 0 intersect the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy at the point a comma b. So how many circle can pass through this one? Infinite number of circle. So any circle through the point of intersection of s equal to 0 and L equal to 0 is given by s plus lambda L equal to 0, where lambda is arbitrary. So very simple. अगर हम इसके इक्वेशन को और इसके इक्वेशन को लीनियरली कंबाइन कर दें, मतलब कोई भी एक ले, मतलब उसको कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई किया, इसको किसी से मल्टीप्लाई करके ज्वाइन कर दिए, या किसी एक को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम ज्वाइन करके इक्वल टू 0 कर दिए, तो यहाँ से एक कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मिलेगा, सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा, जो सर्कल का ही इक्वेशन होगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए और बी से पास होने वाले किसी भी सर्कल की इक्वेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा क्या आर्बिट्ररी है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा वी गेट डिफरेंट सर्कल्स। दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सर्कल। हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, सम्स डिस्कस करेंगे। कभी कभी बोलता है ना, एक प्रॉब्लम दे देगा ऐसे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम प्रॉब्लम का फिगर वगैरह नहीं ले रहे हैं, बस आप लोगों को समझा दे रहे हैं। जैसे कि सपोज कर एक सर्कल है, एक लाइन है, बोलता फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड ऑफ व्हिच दिस लाइन इज एज डायमीटर, दिस लाइन इज अ डायमीटर। मतलब यही लाइन उस सर्कल का डायमीटर होगा, मतलब एक सर्कल जो है इसके दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास तो कर रही है और यही उसका डायमीटर भी है। तो करना क्या है यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी प्लस लैम्डा इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी प्लस एम इक्वल टू 0 यार, प्लस एन इक्वल टू 0। अब ये भी एक सर्कल आया, क्या कैसा सर्कल आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस लैम्डा एल इंटू एक्स प्लस 2f प्लस लैम्डा इंटू एम इंटू वाई प्लस सी प्लस लैम्डा एन इक्वल टू 0। इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस 2g प्लस लैम्डा एल बाई 2 कॉमा माइनस 2f प्लस लैम्डा एम बाई 2। अब इसको हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट मिला। अब ये सेंटर इसी लाइन के ऊपर मलाई करेगा भाई, क्योंकि ये लाइन इसी का डायमीटर, जो सर्कल निकला है ना, ये सर्कल कौन सा पर्टिकुलर सर्कल है, जो जिसका खुद ये लाइन डायमीटर है। तो यहाँ से सेंटर निकाल के ये सेंटर जो है इसी लाइन पे बैठा देंगे। ये सेंटर जो है, सेंटर का कोऑर्डिनेट इसी लाइन में पुट कर देंगे। एक्स की जगह पे ये वैल्यू, वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमको लैम्डा मिल जाएगा। ये लैम्डा जब मिल जाएगा तो इसी लैम्डा को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसमें यहाँ पे यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, तो अपने को सर्कल मिल जाएगा जो इस दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास कर रहा है, और खुद ये लाइन उसका डायमीटर है। दैट्स ऑल। दिस इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ लाइन। तो ये तो हुआ आपको आप लोगों का सर्कल का फर्स्ट पार्ट जो हम एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली थोड़ा सरफेस नॉलेज जो था उसको स्किप किए हैं और उसको फटाफट बताते हुए गए हैं। हम मेन जो एंट्रेंस का टॉपिक है, जो जेई एडवांस और जेई मेन में आता है, उसी को फोकस करेंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो है आपका टैंजेंट नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोल, पोलर, कोऑर्डिनेट जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और ये चीज अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो यही चीज आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन में मिलेगा। इसलिए ऐसे चीजों को हम 4 बार पढ़ेंगे, तो ये पूरा हर तरह से, हर कोनिक, हर मतलब कर्व के लिए
आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑलमोस्ट बहुत कुछ सिमिलरिटी है और बहुत कुछ डिफरेंट भी है, क्योंकि कर्व का प्रॉपर्टीज अलग अलग है, उनका शेप अलग अलग है। अब जैसे सर्कल की इतनी सारी प्रॉपर्टी है, क्लास 10 में जितनी भी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हो सब याद रखना होगा आप लोग को। जैसे कि बहुत सारा प्रॉपर्टी है, टेंजेंट प्रॉपर्टी है, कॉर्ड प्रॉपर्टी है। एक कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करेगा तो परपेंडिकुलर होगा। फिर बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते इक्वल लेंथ के होते हैं, दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। ये सब वगैरह होगा, जितना भी एक सर्कल के एक सेंटर का एंगल जो है, एक ही कॉर्ड पे सेंटर पे एंगल जो बनता है वो सर्कमफ्रेंस का एंगल का डबल होता है। ये सब प्रॉपर्टी थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है बहुत। हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। हम तो आप लोग को यही पढ़ाएंगे, टेंजेंट नॉर्मल, उसके बाद डील करेंगे। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फुल वीडियो एक्सेस करने के लिए शिवी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। लिंक इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन।